हेलो एवरीवन, आरती गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। और कहानी श्रृंखला में आज हम लोग पढ़ेंगे दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी। ये कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। और यह कहानी स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा महत्व रखती है, क्योंकि इस कहानी को उस वक्त लिखा गया था जब देश में 1857 की क्रांति आ चुकी थी। उसके बाद ही प्रेमचंद ने लोगों को, देश की जनता को अ, देशभक्ति के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए, उनके अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए इस कहानी को लिखा था, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और यह कहानी जो है वो सोजे वतन कहानी संग्रह में संग्रहित है। और इस कहानी का प्रभाव उस समय इतना ज़्यादा था कि अंग्रेज़ों ने इसे बैन कर दिया था। इसलिए भी सोजे वतन कहानी संग्रह और ये कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न ये बहुत ही अपना एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। विशेषकर जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो उसमें भी इस कहानी का विशेष महत्व है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं ये कहानी। और इसमें इसकी और भी एक खास बात यह है कि ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है आपके, और इसमें से हमेशा कुछ न कुछ प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसलिए भी ये कहानी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंत में मैंने 25 प्रश्न रखे हैं जो कि इस कहानी से रिलेटेड है। तो आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही शेयर कर दीजिए उन लोगों को भी जो कि यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये कहानी कहाँ प्रकाशित हुई थी। सबसे पहले ये जमाना पत्रिका में ये कहानी जो है वो प्रकाशित हुई थी। और इसमें ये सोजे वतन कहानी संग्रह है, 1908 में प्रकाशित हुई थी। और इसी कहानी संग्रह के अंतर्गत यह प्रकाशित हुई थी। और ये पहला कहानी संग्रह था मुंशी प्रेमचंद जी का, और ये उर्दू में था। उस समय इन्होंने उर्दू में ये सबसे पहले लिखा था। इसमें 5 कहानियां हैं। ये भी प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि सोजे वतन कहानी संग्रह में कौन कौन सी कहानियां संकलित है। तो इसमें 5 कहानियां हैं। सबसे पहले है इश्क दुनिया का हुब्बे वतन। ये इसका अर्थ है सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दूसरा है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा है। और तीसरा है यही मेरा वतन है। चौथा है शेख मखमूर। और पांचवा है सिले मातम यानी शोक का पुरस्कार। तो ये सब 5 कहानियां इसमें लगी हुई है। देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा है कि प्रेमचंद की इस कहानी संग्रह को ब्रिटिश सरकार ने सिडीगन राजद्रोह का आरोप लगाकर जब्त कर लिया था, क्योंकि उस समय ये अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश हुकूमत थी। और उस समय ये कहानी भारत को स्वाधीन कराने के लिए लिखी जा रही थी। तो उन्होंने इस पर राजद्रोह का आरोप लगाया इस कहानी पर, और उसके बाद इसे बैन कर दिया गया। बल्कि इसकी जितनी भी प्रतियां बाजार में थी उन सबको जला भी दिया गया था। इस संग्रह की पहली कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। और इसमें राष्ट्र प्रेम और बलिदान की भावना का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण मिलता है। कहानी का नायक है दिलफिगार, और इसकी प्रेमिका जो कि मिनोसाबाद की मल्लिका है दिलफरेब। देखिए, ये दोनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिलफिगार और दिलफरेब। और दिलफरेब कहाँ की रहने वाली है? मिनोसाबाद, जो कि इटली का एक शहर है मिनोसाबाद। इटली का शहर है मिनोसाबाद, उसी की वहीं की रहने वाली है दिलफरेब। ये दिलफरेब को दिलफिगार जो है वो प्रेम करता है, लेकिन दिलफरेब कहती है कि यदि वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज लाकर उसके दरबार में प्रस्तुत करेगा तभी वह उसे अपनाएगी। और दिलफिगार जो है वो उस अनमोल वस्तु की तलाश में वर्षों भटकता रहता है। वो सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहले जब वो घूमता है तो उसे एक काला चोर मिलता है, जो कि अपने बचपन की मासूम यादों को भावुक होकर अपनी आंखों से गिराता है, अपने आंसुओं को काला चोर जो है वो गिराता है। तो उसको ये अपने बच्चे के लिए, तो इसे लगता है दिल फिगार को कि ये सबसे कीमती आंसू है। तो वो उसको लेकर के जाता है, लेकिन दिल फरेब जो है वो उसे भी
दुनिया का सबसे अनमोल चीज़ नहीं मानती है। दूसरी बार वो एक सती स्त्री की राख लेकर आता है जिसने अपने पति के प्रति सच्चे प्रेम और त्याग का प्रमाण दिया था, लेकिन दिलफरेब उसे भी नहीं मानती है, दुनिया का अनमोल चीज उसे नहीं मानती है। फिर तीसरी बार वह एक भारत के राजपूत योद्धा का अंतिम रक्त का कतरा लेकर आता है जिसने अपने प्राण देश की रक्षा में न्यौछावर कर दिए थे और मरते समय भारत माता की जय कहा। और तब आखिर में दिलफरेब स्वीकार करती है कि वतन की रक्षा में बहा हुआ खून का अंतिम कतरा ही दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। और प्रेमचंद जी ने अपनी इस कहानी के माध्यम से उस समय की जनता के मन में भी यही डालना चाहा था कि हमारे शरीर का एक एक कतरा हमारे देश के लिए है और अंतिम कतरे तक जो शरीर का खून का एक एक बूंद है वो देश के लिए है और अंतिम बूंद तक भी हमें अपने देश के लिए लड़ना चाहिए। तो ये उस समय प्रेमचंद जी ने लोगों के देश की जनता के मन में क्रांति का एक बिगुल बजाने का प्रयास किया था। जो मुख्य पात्र हैं कहानी के, तो मुख्य पात्र दो ही हैं, दिलफरेब और दिलफिगार। दिलफरेब को सौंदर्य की देवी और दिलफिगार की प्रेमिका माना जाता है। ये मीनोसबाद इटली की मल्लिका है और ये दिलफिगार को दुनिया का सबसे अनमोल रत्न लाने को कहती है। और दिलफरेब जो है वो दिलफरेब का सच्चा प्रेमी है दिलफिगार, और ये अनमोल रत्न आखिरकार ढूंढ कर ले ही आता है। गौण पात्र इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि काला चोर है जो कि सैकड़ों आदमियों का कातिल रहता है, जिसे फांसी दी जाने से पूर्व उसकी अंतिम इच्छा के रूप में एक बालक से मिलने दिया जाता है और पहले अनमोल रत्न के रूप में इसी का आंसू दिलफिगार लाता है। तो इसका क्रम भी आपको याद करना होगा कि सबसे पहले वो क्या लाता है। तो सबसे पहले वो काले चोर का आंसू ले आता है, दोबारा वो सती की चिता का राख ले आता है। ये भी आपको याद कर रखना होगा। बुजुर्ग, बुजुर्ग क्या है, हरा अमामा बांधे एक बुजुर्ग है, हाथ में तस्बीह और दूसरे में लाठी, दिलफिगार को पूरब की ओर भेजता है हिंदुस्तान में। सिपाही, सिपाही का जिक्र है जो कि हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान का सच्चा राजपूत सिपाही जो अपने देश के लिए बहादुरी से जान देता है। और दिलफिगार दुनिया का सबसे अनमोल रत्न उसी सिपाही के आखिरी रक्त का कतरा ले आता है। साथ में युवती और युवती का मृत पति भी है, जो कि ये वो युवती है जो कि सती हो जाती है अपने मृत पति को गोद में लेकर। इसकी कुछ हम प्रमुख पंक्तियां देखेंगे जिससे कि आपको कहानी का भी अंदाजा लग जाएगा, और अगर आपने कहानी नहीं भी पढ़ी है तो भी आपको काफ़ी कुछ इन पंक्तियों से समझ में आ जाएगा। और ये सभी पंक्तियां जो भी है वो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा ज़रूर। वह सौंदर्य की देवी यानी मल्लिका दिलफरेब का सच्चा और जान देने वाला प्रेमी था। वह कौन? दिलफिगार। इन प्रेमियों में नहीं जो इत्र फुलेल में बसकर और शानदार कपड़ों से सजकर आशिक की वेशभूषा में मासूकियत का दम भरते हैं, बल्कि उन सीधे साधे भोले भाले फिदाइयों में जो जंगलों और पहाड़ों से सर टकराते हैं और फरियाद मचाते फिरते हैं। तो किस तरह का दिलफिगार जो था वो किस तरह का प्रेमी था? एक सच्चा सीधा साधा और भोला भाला प्रेमी था जो कि अपने प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकता था। अगर तू मेरा सच्चा प्रेमी है तो जा और दुनिया की सबसे अनमोल चीज लेकर मेरे दरबार में आ, तब मैं तुझे अपनी गुलामी में कबूल करूंगी। अगर तुझे वह चीज नहीं मिली तो खबरदार इधर रुख न करना, वरना सूली पर खिंचवा दूंगी। ये दिलफरेब कहती है दिलफिगार से, और यही बात सुनकर के वो निकल जाता है दुनिया का सबसे अनमोल रतन चीज ले आने के लिए, दुनिया की सबसे अनमोल चीज ले आने के लिए। मुनीर सामी को हातिम सा मददगार मिल गया। ऐ काश कोई मेरा भी मददगार हो जाता। ऐ काश मुझे भी उस चीज का जो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज है नाम बतला दिया जाता। भला से वह चीज हाथ ना आती अगर मुझे इतना तो मालूम हो जाता कि वह किस किस्म की चीज है। ये जब दिलफिगार को जब नहीं मिलता रहता है, उसे समझ में ही नहीं आता है कि दुनिया की सबसे अनमोल चीज क्या है, तो उस वक्त ये ऐसा सोचता है कि मुझे भी हातिम के जैसा कोई मददगार मिल जाता जो मुझे कम से कम ये तो बता देता कि
अनमोल चीज़ है क्या। भले ही वो चीज़ को मैं नहीं पा पाता, लेकिन कम से कम मुझे पता तो चल जाता कि दुनिया की अनमोल चीज़ क्या है। आंसू का एक कतरा टपक पड़ा। दिलफिगार ने लपक कर उस अनमोल मोती को हाथ में ले लिया और उसके दिल ने कहा, बेशक यह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है, जिस पर तख्ते ताउस और आबे जमजम और आबे हयात और जरे परवेज सब न्यौछावर है। क्या अपने रूप की एक झलक दिखाकर इस जलते हुए दिलफिगार को आने वाली शक्तियों को झेलने की ताकत न देगी। तेरी एक मस्त निगाह के नशे से चूर होकर मैं वह कर सकता हूँ जो आज तक किसी ने से न बन पड़ा हो। ये दिलफिगार का कहना है, जो वो दिलफरेब से कहता है। प्रेमिका ने अपने को प्रेमी पर न्यौछावर कर दिया और दो प्रेमियों के सच्चे पवित्र अमर प्रेम की अंतिम लीला आंखों से ओझल हो गई। ये सती के बारे में कहा गया है, जो अपनी प्रेमी यानी पति के साथ सती हो जाती चिता पर। अब दिल फरेब क्या कहती है। ऐ जान निछावर करने वाले आशिक दिलफिगार, बेशक यह राख जो तू लाया है, जिसमें लोहे को सोना कर देने की सिफत है, दुनिया की बहुत बेशकीमती चीज है, और मैं सच्चे दिल से तेरी एहसानमंद हूँ कि तूने ऐसी अनमोल भेंट मुझे दी। मगर दुनिया में इससे भी ज्यादा अनमोल कोई चीज है। जा उसे तलाश कर और तब मेरे पास आ। मैं तहे दिल से दुआ करती हूँ कि खुदा तुझे कामयाब करे। ये दिल फरेब का कथन है। जब वो सती की चिता का राख लेकर आता है तो उस समय वो कहती है। जब वो हताश हो जाता है और एक पहाड़ के ऊपर से कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करता है, तो उस समय दिलफिगार को एक बुजुर्ग मिलते हैं, जो कि कहते हैं कि तू मोहब्बत का दावा करता है और तुझे इतनी भी खबर नहीं कि मजबूत इरादा मोहब्बत के रास्ते की पहली मंजिल है। मर्द बन और यूं हिम्मत ना हार। पूरब की तरफ एक देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है, वहां जा, तेरी आरजू पूरी होगी। उसके बाद ही, ये सुनने के बाद ही जो है दिलफिगार हिंदुस्तान की तरफ जाता है। कहाँ से? इटली से। मीनोसबाद शहर इटली में है। अब वहाँ पे उसे सिपाही मिलता है, जो कि युद्ध युद्ध के मैदान में होता है और घायल होता है। तो वो कहता है, क्या तू नहीं जानता मैं कौन हूँ? क्या तूने आज इस तलवार की काट नहीं देखी? मैं अपनी माँ का बेटा और भारत का सपूत हूँ। वो सिपाही कहता है, ऐ जवां मर्द, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अपने वतन से निकला हुआ गरीब मुसाफिर हूँ। ये दिलफिगार कहता है। सिपाही बोला, अगर तू मुसाफिर है तो आ, मेरे खून से तर पहलू में बैठ जा, क्योंकि यही 2 अंगुल जमीन है जो मेरे पास बाकी रह गया है, और सिवाय मौत के कोई नहीं छीन सकता। अफसोस है कि तू यहाँ ऐसे वक्त में आया जब हम तेरा आतिथ्य सत्कार करने योग्य नहीं। हमारे बाप दादा का देश आज हमारे हाथ से निकल गया और इस वक्त हम बेवतन हैं। ये इस तरह के कथन के द्वारा, ये प्रेमचंद ने लिखा है और ये कथन भी उनका है। तो इस तरह के कथन के द्वारा वो भारत के नागरिकों के मन में देश प्रेम के प्रति एक क्रांति लाना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने इस तरह की चीज़ें लिखी है। क्या मैं अपने ही देश में गुलामी करने के लिए जिंदा रहूं? नहीं, ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। इससे अच्छी मौत मुमकिन नहीं। ये सिपाही का कथन है, एक हिंदुस्तानी सिपाही का कथन है। मरने वाले ने धीमे से कहा, भारत माता की जय। यानी उस सिपाही ने कहा, और उसके सीने से खून का आखिरी कतरा निकल पड़ा। एक सच्चे देश प्रेमी और देशभक्त ने देशभक्ति का हक अदा कर दिया। ये सिपाही के संदर्भ में कहा गया है। बेशक दुनिया में खून के इस कतरे से ज्यादा अनमोल चीज कोई नहीं हो सकती। ये बात जो है वो दिलफिगार सोचता है। उसके बाद वो लेकर दिल फरेब के पास जाता है। तब उसे देखकर क्या करती है, दिल फरेब खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर दिलफिगार से बोली, ऐ जानिसार आशिक दिलफिगार, मेरी दुआएं बर आई और खुदा ने मेरी सुन ली और तुझे कामयाब और सुखरूप किया। आज से तू मेरा मालिक है और मैं तेरी लौंडी।
खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये कथन किसका है? ये एक महत्वपूर्ण कथन है, और ये दिलफिगार का कथन है कि खून का वह कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। तो यही इसमें बताया गया है। चलिए कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं। प्रेमचंद की पहली प्रकाशित कहानी कौन सी मानी जाती है? 4 ऑप्शन है: पंच परमेश्वर, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बूढ़ी काकी और ईदगाह। तो इसमें सही उत्तर है बी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। दुनिया का सबसे अनमोल रतन किस कहानी संग्रह का हिस्सा थी जिसे अंग्रेज सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका सही उत्तर है सोजे वतन। मानसरोवर, प्रेमाश्रम और रंगभूमि ये भी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, लेकिन सोजे वतन कहानी संग्रह है और इसमें दुनिया की सबसे अनमोल रतन कहानी सम्मिलित है। कहानी का नायक कौन है? कहानी का नायक कौन है? दिलफिगार। दिलफिगार जो है वो कहानी का नायक है, और दिलफरेब उसकी प्रेमिका है। तो सही उत्तर होगा दिलफिगार। मलका दिलफरेब ने दिलफिगार से क्या लाने की शर्त रखी थी? आबे हयात, कारून का खजाना, दुनिया की सबसे अनमोल चीज या तख्ते ताज। तो सही उत्तर क्या होगा? सी, दुनिया की सबसे अनमोल चीज वो लाने को कहा था। दिलफिगार के सबसे पहले कौन सी अनमोल चीज लेकर आया था? दिलफिगार सबसे पहले कौन सी अनमोल चीज लेकर आया था? तो वो सबसे पहले आंसू की बूंद लाया था, और वो आंसू की बूंद किसकी थी? काले चोर की। जो काला चोर था उसी की आंसू की बूंदे थी। काले चोर की आंसू की बूंदे लेकर के आया था दिलफिगार। आंसू की वह बूंद किसके कारण गिरी थी? इसका सही उत्तर है एक बच्चे की मासूमियत के कारण। एक काले चोर के पश्चाताप के कारण गिरी थी। एक बच्चे की मासूमियत को वो देखता है, लेकिन उससे उससे क्या होता है, काले चोर को पश्चाताप होता है, तो उसके वजह से ये आंसू की बूंद जो है वो गिरती है। दिलफिगार दूसरी बार कौन सी अनमोल वस्तु लेकर लौटा था? दूसरी बार वो सती स्त्री की राख लेकर के लौटा था। और तीसरी और अंतिम बार क्या लेकर लौटा था? वतन पर शहीद सिपाही का खून। सी उत्तर सही होगा इसका। कहानी में हजरत खिज्र का प्रकट होना किस प्रसंग में है? हजरत खिज्र यानी कि वो बुजुर्ग जिसके बारे में कहा गया है वही हजरत खिज्र है। तो वो कब प्रकट होता है? जब वह पहाड़ से कूदने वाला था, तभी वो बुजुर्ग प्रकट होता है, हरा अमाम पहने हुए। हजरत खिज्र ने दिलफिगार को किस दिशा में जाने का संकेत दिया? तो ये कहाँ जाने का संकेत देता है? पूरब की ओर, हिंदुस्तान, जहाँ पे हिंदुस्तान है पूरब की ओर, वहां जाने का ये संकेत देता है। सती स्त्री की राख दिलफरेब ने क्यों अस्वीकार कर दी? क्योंकि वह और भी अनमोल चीज चाहती थी। ये सही उत्तर है। दिलफिगार द्वारा लाया गया अंतिम खून किसका था? तो ये एक राजपूत सिपाही का था, भारत के राजपूत सिपाही का ये खून था। राजपूत सिपाही ने मरते समय कौन से शब्द कहे? तो राजपूत सिपाही था, मरते समय क्या बोला था? भारत माता की जय। सही उत्तर है भारत माता की जय बोला था। कहानी का अंतिम संदेश किस वाक्य में संकलित है? जो कहानी का अंतिम संदेश है वो किस वाक्य में है? अंतिम संदेश है खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये सही उत्तर है।
प्रेमचंद ने इस कहानी में किस मूल्य को सबसे ऊपर रखा है? तो देशभक्ति को। उन्होंने इसमें देशभक्ति को ही सबसे ऊपर रखा है। देशभक्ति ही कहानी इसको माना जाता है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी किस भाषा शैली में लिखी गई है? इसका सही उत्तर होगा फारसी उर्दू मिश्रित शैली। उर्दू में ही लिखा गया था ये, बाद में उसका उन्होंने अनुवाद किया है, लेकिन ये पहले उर्दू में ही लिखा गया था। अंग्रेज सरकार ने इस कहानी के संग्रह को क्यों प्रतिबंधित किया था? तो इसको राष्ट्रवादी भावना और स्वतंत्रता की चेतना जगाने के कारण इसका जो सोजे वतन कहानी संग्रह है उसको बैन लगा दिया था, उसको प्रतिबंधित कर दिया था। दिलफिकार की प्रेमिका का नाम क्या रहता है? मलका दिलफरेब। काला चोर किसका प्रतीक है? तो ये पश्चाताप और अतीत की स्मृति का प्रतीक है काला चोर। दिलफिकार की खोज यात्रा का रूप क्या है? इसकी खोज यात्रा का रूप दार्शनिक प्रतीकात्मक यात्रा माना गया है दिलफिकार की खोज यात्रा का। कहानी में सती स्त्री का प्रसंग किस आदर्श को उभारता है? तो ये जो है त्याग और प्रेम, कि इतना प्रेम और स्त्री के त्याग को उभारता है। प्रेमचंद की इस कहानी में किस प्रकार की राष्ट्रभक्ति का चित्रण है? तो ये भावनात्मक और आदर्शवादी दोनों है, इसमें भावनात्मक भी है और आदर्शवादी भी है। दिलफिकार का चरित्र किसका प्रतीक है? इसमें आत्मत्यागी और खोजी इंसान का प्रतीक है। दुनिया का सबसे अनमोल रत्न कहानी की रचना का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? तो इसका ऐतिहासिक संदर्भ 1857 के विद्रोह के बाद की राष्ट्रवादी चेतना। मैंने कहा था कि ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, गदर जिसे कहा जाता है, तो उसी के बाद इसको जो है इस कहानी को उसी से लिखने की प्रेरणा मिली थी। यह कहानी प्रेमचंद की किस प्रवृत्ति को सबसे पहले प्रकट करती है? यह एक राष्ट्रवादी साहित्यकार होने की प्रवृत्ति को सबसे पहले प्रकट करती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और साथ में आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही शेयर कर दीजिएगा उन लोगों को भी जो भी इसे देखना चाहते हो। और बाकी चीज़ों के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जो भी और भी प्लेलिस्ट है उपन्यास का, नाटक का, इन सब का भी प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वहाँ से आप जाकर के प्लेलिस्ट सेव कर सकते हैं और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, तो वो सब आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।